Hi guys, welcome to Icon online classes, social science classes by BK sir, SS notes of class 8th. Question number 10, lesson number 10, India after independence. What did Dr. Ambedkar mean when he said that in politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality? डॉक्टर अंबेडकर का क्या तात्पर्य है जब वो कहते हैं कि राजनीति में हमारे पास समानता है जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता है। व्हेन डॉक्टर अंबेडकर सेड दिस, जब डॉक्टर अंबेडकर इसको कहते हैं तो ही मीन्ड दैट, उसका मतलब ये होता है प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट, वोटिंग का अधिकार देना टू द लोअर कास्ट, निम्न जाति को, पोअर कास्ट पीपल को, वुड नॉट रिमूव अदर इनइक्वलिटीज, जिससे अन्य असमानताएं दूर नहीं होती। बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में जो असमानताएं बनी हुई हैं और बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में जो असमानताएं बनी हुई हैं। दीज क्लासेस ऑफ पीपल कुड बी लेवल्ड इक्वल ओनली पॉलिटिकली। ये जो क्लासेस हैं इनको लेवल किया जा सकता है समान रूप से केवल राजनीतिक रूप से, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता की बात करें, इट कुड नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं है टू रिमूव अदर इनइक्वलिटीज, अन्य असमानताओं को दूर करना, ड्यू टू अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे सामाजिक और इस आर्थिक स्ट्रक्चर की वजह से, ढांचे की वजह से। Question number 2, after independence, why was there a reluctance to divide the country on linguistic lines? After independence, स्वतंत्रता के बाद, why was there a reluctance, उनकी अनिच्छा क्यों है to divide the country, देश को विभाजित करना on linguistic lines, भाषाई रेखाओं पर। India got independence at the cost of its division. भारत को स्वतंत्रता मिली थी एट द कोस्ट ऑफ डिवीजन, इसके डिवीजन की कीमत पर। दिस डिवीजन हैड बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये जो डिवीजन किया गया है वो धर्म के आधार पर किया गया है। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम, इसके परिणाम स्वरूप मोर देन 10 लाख पीपल हैड बीन किल्ड इन रॉइट्स, करीब 10 लाख लोगों को मार दिया गया दंगों में, बिटवीन हिंदू और मुस्लिम के दंगों में। इन सच सर्कमटेंसेज, ऐसी परिस्थितियों में प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पटेल वर अगेंस्ट, ये खिलाफ थे द डिवीजन ऑफ द कंट्री के, देश के विभाजन के, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। हु वॉज मीराबेन, मीराबेन कौन थी? फाइंड आउट मोर अबाउट हर लाइफ एंड हर आइडियाज के बारे में बताओ। मीराबेन 1892 में जन्म हुआ, 1982 में वो मर गई थी, 100 साल तक वो लगभग जिंदा रही थी। वॉज द डॉटर ऑफ ब्रिटिश एडमिरल, वो ब्रिटिश एडमिरल की पुत्री थी। हर रियल नेम वॉज मैडलिन शेल्ड, उनका नाम मैडलिन शेल्ड था। शी लेफ्ट इंग्लैंड टू लिव एंड वर्क विथ महात्मा गांधी इन इंडिया, उसने इंग्लैंड को छोड़ दिया था महात्मा गांधी के साथ रहने और काम करने के लिए। शी डिवोटेड हर लाइफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्होंने अपना जीवन मानवीय विकास के लिए समर्पित कर दिया था। द एडवांसमेंट ऑफ गांधी जी प्रिंसिपल्स, गांधी जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, एंड फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए। शी रॉट इन 1949, 1949 में उसने लिखा, बाई साइंस एंड मशीनरी द मैनकाइंड मे गेट हुज रिटर्न्स फॉर ए टाइम, जो विज्ञान से और मशीन से जो मैनकाइंड है, मानव जाति है, प्राप्त कर सकती है बहुत बड़ा रिटर्न्स एक समय के लिए, बट अल्टीमेटली विल कम डिसोलेशन, लेकिन अंत में डिसोलेशन हो जाता है, पतन हो जाता है। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस, हमें प्रकृति के नेचर के बैलेंस का अध्ययन करना पड़ेगा, एंड डेवलप अवर लाइफ विथ इन हर लॉज, और हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने जीवन को उसके नियमों के मुताबिक। इफ वी आर टू सर्वाइव एज ए फिजिकली, यदि हमें जिंदा रहना है फिजिकली, हेल्दी और मोरली डिसेंट स्पाइसीज के रूप में जिंदा रहना है, तो शी वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1982। तो इस वजह से उसे शी वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1982 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। क्या कहा उन्होंने? इफ वी आर टू सर्वाइव एज फिजिकली, अगर हमें सर्वाइव रहना है, जिंदा रहना है फिजिकली, हेल्दी एंड मोरली डिसेंट स्पेसीज के रूप में, तो हमें मोरली बहुत ही डिसेंट यानी बहुत ही सभ्य व्यक्ति बनना पड़ेगा। शी वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1982, और 1982 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। फाइंड आउट मोर अबाउट द लैंग्वेज डिवीजन इन पाकिस्तान दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशन ऑफ द बांग्लादेश।
पता लगाइए उस भाषा का जिस पे पाकिस्तान दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश बना, एंड हाउ डिड बांग्लादेश अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, और किस प्रकार बांग्लादेश ने प्राप्त की स्वतंत्रता पाकिस्तान से। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाज द फर्दर डिवाइडेड इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को विभाजित किया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में इसका बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मेजोरिटी, भाषाई आधार पर। ईस्ट पाकिस्तान वॉज डोमिनेटेड बाय बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, ईस्ट पाकिस्तान पे जो प्रभाव होता है बंगाली स्पीकिंग लोगों का होता है, एंड वेस्ट पाकिस्तानी वॉज डोमिनेटेड बाय उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम का होता है। द उर्दू स्पीकिंग जो रूलर्स हैं ऑफ वेस्ट पाकिस्तान केप्ट टॉर्चरिंग द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। ए टाइम कैम, एक समय आया व्हेन ईस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन रोज इन रिवोल्ट, विद्रोह करने लग गई अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। द गवर्नमेंट कमिटेड एट्रोसिटीज, तो जो सरकार ने एट्रोसिटीज यानी यातनाएं डाली ऑन द बंगालीज एंड थाउजेंड्स ऑफ देम, उनमें हजारों लोग फ्लैट टू इंडिया भाग कर आ गए एज रिफ्यूजीज, शरणार्थी के रूप में भारत भाग करके आ गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ मुजीर रहमान द बंगाली पॉपुलेशन फॉर्म्ड मुक्ति वाहिनी, उन्होंने मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया। इंडिया हैड टू इंटरवन एंड इट सपोर्टेड द कोज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और इंडिया को इसमें दखलंदाजी करना पड़ा, एंड इट सपोर्टेड द कोज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बनाने का सपोर्ट किया। इंडिया वॉन द वार इन द फेवर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया युद्ध जीत गया इन द फेवर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के पक्ष में, एंड डिक्लेयर्ड एज ए न्यू कंट्री, और इसे नया कंट्री बना दिया, नेम्ड बांग्लादेश ऑन 16 दिसंबर 1971 को। हैंस बांग्लादेश वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सॉवरिंग नेशन, इस प्रकार बांग्लादेश को एक सर्वोच्च एक राष्ट्र का नाम दिया गया, एंड मुजीबुर रहमान वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, और मुजीबुर रहमान इसके पहले राष्ट्रपति थे। When was our constitution framed, हमारा constitution संविधान कब बनाया गया, how long did it take to frame it, और कितना समय लगा इसको बनाने में। Our constitution was approved by the Continental Assembly on 26 जनवरी 1949, हमारा संविधान अप्रूव्ड हुआ था कॉन्स्टेंट असेंबली के द्वारा, सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। इट टुक इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया। इट टुक 165 डेज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 165 दिन का समय लगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रेफर्स टू ग्रांटिंग द राइट, ये अधिकार देती है टू वोट टू ऑल द एडल्ट सिटीजन्स का, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, इनकम, जेंडर, सोशल स्टेटस, रेस, एथेंसिटी और एनी अदर रेस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्ट ओनली टू रिलेटिवली माइनर एक्सेप्शंस। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैं ये बताती है ग्रांटिंग, ये अधिकार देती है राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स का अधिकार देती है, रिगार्डलेस वेल्थ, जिसमें वेल्थ, इनकम और जेंडर और सोशल स्टेटस, रेस मतलब इनकम, आय, वेल्थ, धन दौलत, जेंडर, लिंग, सामाजिक स्टेटस, रेस, जाति, एनसिटी और पद, एंड एनी अदर रेस्ट्रिक्शन, अन्य चीज़ों को, पाबंदियों को न देखते हुए, सब्जेक्ट ओनली टू रिलेटिवली माइनर एक्सेप्शन, केवल छोटे मोटे एक्सेप्शंस को देखा जाता है। व्हाट राइट्स आर प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए इंडियन सिटीजन्स को बाई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कल्चर का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और संवैधानिक रेमेडीज का अधिकार। नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस, 3 प्रॉब्लम्स को बताइए जिन्हें स्वतंत्र राष्ट्र भारत ने सामना किया था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ इंडिया फेस सामना किया था। द फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम्स हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जैसे प्रिंसली स्टेटों को आपस में मिलाना, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, धार्मिक और भाषाई समस्याओं का सामना करना, पॉवर्टी, गरीबी का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार शक्ति का विभाजन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन साउट टू डिवाइड द पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। जो द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान
विभाजित करता है पावर को बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट दे करके ए यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट सच एज जैसे टैक्सेस, टैक्स उगाना, डिफेंस को ध्यान में रखना, रक्षा को, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामला को ध्यान में रखना, विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, ये केंद्र के अधिकार होंगे, केंद्र की जिम्मेदारी होंगे। ए स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब स्टेट के पक्ष में क्या क्या है, सच एज जैसे एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसली बाय द स्टेट, ये स्टेट के अधिकार में होंगे। एक कंकरेंट लिस्ट अंडर विच, एक संयुक्त जो लिस्ट है अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, जैसे जंगल है, खेती है, इन विच द सेंटर एंड स्टेट वुड हैव जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें इसकी मतलब साझा जिम्मेदारी होगी। व्हाट वर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन एलिगमेंट के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? 5 आपके जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन एलिगमेंट के हैं वो हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटरी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। म्यूचुअल यानी परस्पर हम सम्मान करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी का, राज्य का, इंटीग्रिटी का एंड सोवरेनिटी का। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, परस्पर इसमें नॉन एग्रेशन होगा, मतलब एक दूसरे की तरह हम एग्रेशन आक्रामक नहीं होंगे। म्यूचुअल नॉट इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, और घरेलू मामलात में हम म्यूचुअल जो परस्पर दखलंदाजी नहीं देंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता रखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट परस्पर लाभ रखेंगे। एंड पीसफुल कोएग्जिटेंस, और हम शांतिपूर्वक हमारा कोएग्जिटेंस होगा, मतलब हम शांति प्रिय तरीके से रहेंगे। राइट ए नोट ऑन द प्लानिंग कमीशन, एक प्लानिंग कमीशन पे आप नोट लिखिए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेट्स इंडियाज 5-year प्लान। जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन है इन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का, विच फॉर्मुलेट्स इंडियाज 5-year प्लान, जो इंडिया के 5-year प्लान को बताता है। अमॉन्ग अदर फंक्शंस में द प्लानिंग कमीशन वाज चार्ज विद द सर्विस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, उसमें सर्विस ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की सेवा में। द प्लानिंग कमीशन इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली, वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग करता है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 15 मार्च 1950 को इसको स्थापित किया गया। विद द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ एज द चेयरमैन, द प्राइम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो मुख्य उद्देश्य हैं बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन के स्थापना के वर टू प्रोपेल करना, ए रैपिड इंक्रीज करना इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस, भारतीयों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, बाय द प्रोडक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज का सही उपयोग करके, रेजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ा करके, एंड सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रत्येक इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी, समाज की सेवा में हर व्यक्ति को समानता से अवसर देना। The planning commission was assigned the responsibility of assessing all resources of the country। जो प्लानिंग कमीशन है वो देता है जिम्मेदारी के रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज का, हमारे देश के सभी रिसोर्सेज की जिम्मेदारी, एनहेंसिंग स्केयर रिसोर्सेज, और पे बढ़ाता है जो कमी है रिसोर्सेज की उनको। ड्राफ्टिंग प्लान्स बनाता है फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड बैलेंस यूसेज ऑफ रिसोर्सेज का जहाँ यूज होता है। एंड असर्टेनिंग प्रायोरिटीज, और जो प्रायोरिटीज है उनको। द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आल्सो कॉल्ड नीति आयोग, उसे हम नीति आयोग कहते हैं, वाज फॉर्म्ड, वो बनाया जाता है वाया ए रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन जनवरी 1, 2015 में। एंड इट हैज रिप्लेस, इसको रिप्लेस किया जाता है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के स्थान पर इसको रिप्लेस किया जाता है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।